हे हाय एवरीवन, स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पॉलिटी को भी साथ में ले लेंगे, हिस्ट्री को भी, एक वीडियो हिस्ट्री की, एक वीडियो पॉलिटी की, ठीक है। इन्हीं दो सब्जेक्ट के बेटे सबसे ज़्यादा रहता है। बाकी और सब्जेक्ट को भी हम धीरे धीरे कर लेंगे, क्योंकि हमें 100 में मतलब 20 में से 20 करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि इस बुक से SSGD क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। भाई इसमें इतना डाटा है, मैंने इस बुक को पढ़ा, इसमें इतना डाटा है कि इसे SSGD के आप दोबारा SSGD दोगे उसमें भी, मतलब इस बुक को दोबारा पढ़ लोगे, नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना डाटा है कि आप अच्छे से SSGD को, पॉलिटी का एक भी वर्षन नहीं छूट सकता, इतनी तगड़ी बुक है ये, ठीक है। बाकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते सीधे क्लास की ओर, क्योंकि ये बुक मोर देन इनफ है SSGD के एग्जाम के लिए, ठीक है। और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी को। बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, ठीक है। और मैं सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ। मैं इतना होप करता हूँ कि आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ रखी होगी, ठीक है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा तो हमारा टाइम बहुत जाएगा, क्लास बन जाएगी कम से कम 2-2 घंटे की, ठीक है। और मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कराना रिवीजन। मैं आपको अंडर 1 आवर में मैं कम से कम आपको 50 क्वेश्चन कराने की वो रखता हूँ, ठीक है। तो बस एक तरीके से मैं आपकी यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। बाकी मैं होप करता हूँ कि आपने कहीं से ना कहीं से थोड़ी बहुत बेसिक पॉलिटी पढ़ रखी हो, क्योंकि मैं यहाँ समझाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। बाकी टाइम को बिना गवाते हुए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पहले की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है। इसको अगर मैं समझाऊं तो बहुत टाइम जाएगा, मैं आपको मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ कि ये जो क्षेत्रीय परिषद होती है ये हमारे चारों तरफ होती है। एक उत्तर में होती है, एक पूर्व में होती है, एक दक्षिण, जोन वाइज होती है, एक दक्षिण में और एक पश्चिम में, ठीक है। और एक सेंटर में होती है, सेंटर में चलाते हैं गृह मंत्री में, ठीक है। और यहाँ पे हर एक साल में नया नया मुख्यमंत्री इसको वो करता है, ठीक है। मोटा मोटा समझ लीजिए। ये किस लिए बनाई जाती है? जैसे दो राज्यों के बीच के विवाद को लेकर बनाई जाती है। जैसे कि पानी का विवाद हो गया, बिजली का विवाद हो गया, दो राज्यों के बीच, ठीक है। और इसका मेन जो रहता है केंद्र में रहती है, 5 होती है, एक वो चलाते हैं गृह मंत्री, ठीक है। एक बार हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें थोड़ा, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऐसे मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो केंद्र में होता है गृह मंत्री होता है, ठीक है। तथा उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। राज्य का मुख्यमंत्री जिस राज्य में वो होगी, ठीक है। और क्षेत्रीय परिषद एक सर्वाधिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। सांविधिक निकाय है, क्योंकि यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और वर्तमान में ही पांच पांच क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है। पांच, ठीक है। और एक साल बाद इसमें हर राज्य का CM वो होते हैं हेड इसके, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। ये इजी क्वेश्चन ही मतलब मार्क्स, स्कोरिंग मार्क्स रहते हैं, ठीक है। मूल संविधान में डैश अनुसूचियां थी, कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात है कि एक क्वेश्चन में कितनी डिटेल दी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा कि रिवीजन एक बार में काफी रिवीजन हो जाएगी यहीं से, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 12 हैं, ठीक है। मूल में 8, अब 12, ठीक है, याद करना है, ठीक है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1991 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन से, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान क्योंकि 8 थी और 9वीं पूछेगा, क्योंकि 8 तो पहले थी, 9वीं पूछेगा कि 9वीं कब जुड़ी गई थी, तो 1991 में, और पहले संविधान संशोधन से, और 9वीं थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज होंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 10वीं, जो 10वीं अनुसूची, वो हमारे दल बदल से है, दल बदल से, ठीक है, दल बदल से। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून शामिल है, ठीक है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संविधान में जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। 11वीं क्या बताती है? पंचायती राज को, ठीक है। कब जुड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन में 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 12वीं अनुसूची को। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। एमसीडी, ठीक है। आई होप मैं तक चीज लगूंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतीय प्रेस अधिनियम, जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? देखते हैं, चलिए। ये 1910 में पारित किया गया था, ठीक है, 1910 में, ठीक है। 1910 में पारित किया गया था। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सरकार को एक अपमानजनक समाचार पत्रों को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। जो फेक एजेंडा फैलाते थे, मतलब फेक न्यूज देते थे, जो उनको खत्म करने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का घटक माना जाता है?
तो आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान है, ठीक है। अगर हम बाई ऑप्शन देखेंगे तो अव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये तो बोलने वाली स्वतंत्रता होगी, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ठीक है। समानता, ये तो इक्वलिटी की, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और संपत्ति का, इसका तो कोई लेना देना नहीं संपत्ति का, तो निजता और निजता का अधिकार, ठीक है। निजता का अधिकार ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ऑप्शन पे भी ध्यान रखना जितना क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निजता के अधिकार का घटक माना जाता है। किसका? निजता के अधिकार का घटक माना जाता है, ठीक है। और 19A में है अव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो सबको बताइए। असमानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है। असंपत्ति का 300 काम है, ठीक है, जो कि 21 में था पहले, 21A में था पहले, जो कि संशोधन से बदल गया। अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है 300A में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में डैश बढ़ा सकती है, तो 1 साल तक बढ़ा सकती है, ठीक है। विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 1 साल तक बढ़ा सकती है, ठीक है। हाँ, 1 साल तक, ठीक है। और भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, 3 तरीके के। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद, लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकती है। लोकसभा और विधानसभा में क्या आती है? एक विधान परिषद आती है और एक विधानसभा आती है, ठीक है। विधान परिषद और विधान परिषद, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होंगी। और आपातकाल भारत में 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। एक राज्य आपातकाल, जो राज्य में लगता है। राष्ट्र लगता है पूरे भारत में और राज्य लगता है सिर्फ राज्य में। और वित्तीय लगता है जब फाइनेंशियली कोई दिक्कत, फाइनेंशियली क्राइसिस आता है। तो ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा, ये एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया। तो किसने किया था राज्य वित्त आयोग का गठन? देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन ने, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन 73वें संविधान संशोधन 1992 से हुआ है, ठीक है। और अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर वर्ष 1993 में भारत के समस्त राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। कब से? 1993 से, ठीक है। और 200 अनुच्छेद 280 के तहत, याद करना है, 280 के तहत और 1993 से, ठीक है। प्रत्येक राज्य में, ठीक है। राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 आई से इससे रिलेटेड है, 243 आई इससे रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में, क्वेश्चन में ही आंसर था इसका, ठीक है। तो भारत शासन 1919 द्वारा प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1919 में, ठीक है, ठीक है। और प्रारंभ में द्वैध शासन प्रणाली में 8 प्रांत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत जैसे कि आप आज के टाइम में यूपी बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त प्रांत यूपी को बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम पे संयुक्त प्रांत को यूपी के नाम जानते थे, आज के टाइम पे यूपी जानते हैं उसका नाम। बॉम्बे, असम, मद्रास और पंजाब में, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होंगी। द्वैध शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो प्रांतीय सरकार है उसको अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत? सही है, सही है, हमें सही बताना है, ठीक है, सही बताना है। तो इसमें है संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक एवं पेंशन मंत्रालय, ठीक है। और ये अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय के, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल भारत का सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो, जैसे मान लीजिए इंसान पर कोई केस करता है तो उसका केस कौन लड़ेगा? या तो वकील लड़ेंगे, ठीक है। और जब कोई सरकार पे केस करता है तो उसका केस लड़ते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल उसका केस लड़ते हैं, ठीक है। तो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करता है संविधान संविधान 102वां संविधान 102वां, ठीक है, 102वां अधिनियम, संविधान 102वां अधिनियम 2018, ठीक है, 2018, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं और बाकी चीज क्लियर हो जाएंगी। भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग क्या होता है? ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, ठीक है।
और 86वां संविधान संशोधन 2002, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। ये मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछते हैं, ठीक है। ये हर एग्जाम, हर कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% लिखा लिख के लो, ये क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या को स्तंभित कर दिया, ठीक है। मतलब कि 2026 तक परिसीमन लगा दिया गया था परिसीमन, जैसे कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो अभी तक बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। लोकसभा की सीटें बढ़ नहीं सकती, अब 2026 में बढ़ेंगी। अब देखते हैं कितनी बढ़ेंगी, ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन 2019 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाता है और एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण सीटों को समाप्त करता है, ठीक है। पहले 2 एंग्लो इंडियन भी मनोनीत वो मतलब वो चुनाव में लड़ते थे, तो उनको समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन 104वें कब हुआ था? 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्यों में एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्रकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? ये केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। ये शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। वैसे भी जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, क्योंकि ये जनगणना केंद्र सरकार का मामला है, ठीक है, की जाती है। डॉक्टर विवेक जोशी को 2021 में भारत की 16वीं जनगणना के लिए जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया, जो कि अभी होगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट हमारी 2011 में हुई थी, हर 10 साल होती है, तो 2021 में अब होगी। और उसके आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? उसके आयुक्त नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर विवेक जोशी, ठीक है। मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है, एग्जामिनर वो नहीं पूछ रहा जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब एग्जामिनर थोड़ा सा हटके पूछ रहा है, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक डैश के विनिमयों विनियमों द्वारा संचालित होती है, तो लोकसभा से होती है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। और ये कितने में आती है? आर्टिकल 108 में आती है, ठीक है। भारत संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों संसद सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, ठीक है। जिसपे फैसला करना मतलब दोनों पक्ष से नहीं है, तो संयुक्त बैठक बुला के उसको करते हैं, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर इनकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन यानी विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करता है? तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा करता है, ठीक है। संविधान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया था। कब? 5 फरवरी 2024 में पेश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए थे? तो 4 जोड़े गए थे, ठीक है, 4 जोड़े गए थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज लगी होगी। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ, चीज़ों को समझाने रहा अच्छे से, देखिए मैंने पॉलिटी को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा है। मेरे चैनल पर आप चले जाओ, येलो बुक को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, वहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा डिटेल भी ला के आपको पढ़ाई है, ठीक है। जो मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए, मैंने उसको भी ऐड किया है, अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ ऐड करके उसको अच्छे से पढ़ाया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब एग्जाम हमारे सर पे है, हमें सिर्फ रिवीजन करनी है अभी, ठीक है। और बाकी आप इतने तो नहीं हो कि 23 फरवरी का एग्जाम है और आप अभी ये चाहते हो कि बेसिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँ। मैंने बेसिक से पढ़ा रखा है, आपको पढ़ना है तो मैं येलो बुक मैंने करा रखी पॉलिटी, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। और 44वां 1948 में और 1978 में, ठीक है। याद कैसे करेंगे? 42 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 6 बनेगा डिजिट, इसका डिजिट सम 6 बनेगा और लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 1976 में 42वां। और 44 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, यानी 1978 में 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 4 डीपीएसपी को जोड़े गए थे। अनुच्छेद 39 संसाधनों के वितरण या आर्थिक समानता और श्रमिकों को बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है, प्रावधान है, ठीक है।
अनुच्छेद 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। जो ज़्यादा अमीर है वो बड़े लॉयर को हायर कर लेगा, लेकिन जो गरीब है उसको सरकार फ्री लॉयर प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि वो भी अपना समान, उसे भी निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके, ठीक है। इसको इसका ये मतलब है, ठीक है, इस क्वेश्चन इस आर्टिकल का, ठीक है। और 43A उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। और अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों का सुरक्षा, ठीक है। 48A में, ठीक है, 48A में क्या है, वन्य जीवों की सुरक्षा पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में डैश सदस्यों और राज्यसभा में डैश सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं 150 में, ठीक है। तो लोकसभा में होने चाहिए 100 लोगों के, ठीक है। हाँ, लोकसभा में 100 लोगों के और राज्यसभा में 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है, न्यायाधीश को हटाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के हों, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पर लोकसभा में 100 लोगों के और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस वाले, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1950 में संविधान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, ठीक है, 7 थी, ठीक है। मतलब उस टाइम पे 7 होते थे, और आज के टाइम पे कितने हैं, 33 हैं, आज के टाइम पे 33 होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस को मिला के। 1950 में मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय की परिकल्पना एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश गण के साथ की गई थी। वर्तमान में इसकी इसकी संख्या 2019 में बढ़कर मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो गई है। मतलब 33 तो हो गए, और एक होते हैं सीजीआई, ठीक है। मतलब सॉरी, मैं 33 बोल रहा था, 34 होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे सीजीआई, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज के लोग हुई। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता, तो अनिवार्य शक्ति उसके अंतर्गत नहीं आती, अनिवार्य शक्ति, ठीक है। विधायी शक्ति आती है, कार्यपालक शक्ति आती है, और विवेकाधिकार आता है, ठीक है, लेकिन अनिवार्य शक्ति नहीं आती, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी शक्तियों और राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित समस्त विषयों पर भारतीय संविधान में 153 से 162 अंतर्गत चर्चा की गई। मतलब इस पूरे इसका पैराग्राफ का मतलब है कि राज्यपाल के बारे में आर्टिकल कितने से कितने तक है, तो 153 से 162 तक है, ठीक है। और 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब कि जैसे बिहार और यूपी का एक ही राज्यपाल हो सकता है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो ये कब से जोड़ा गया, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के विशेष प्रावधानों से बनाने का अधिकार देता है, तो 15(3), ठीक है, 15(3), ठीक है। 15 वैसे भी आर्टिकल 15 भेदभाव से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 15 हमारा भेदभाव से रिलेटेड है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार अगर महिला और बच्चे के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं, तो अनुच्छेद 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। और अनुच्छेद 19 हमें पता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, और 14 पता है हमें विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है, कि सबको निःशुल्क, मतलब कि कोई अमीर अमीर ना बने और गरीब गरीब ना बने, ठीक है। आर्टिकल 14 बताता है हमको ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघनों की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कौन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब हम एक और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, वहां पे हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं है, ठीक है। तो कब की गई थी, 2004 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क करना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय महिला आयोग 1952 में, और राष्ट्रीय पुरुष 1993 में, ठीक है। महिलाओं को लेडीज फर्स्ट, मतलब 1992 में लेडीज का हुआ, और 1993 में मानवाधिकार का, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है, तो 42, आर्टिकल 42, ठीक है। ये डीपीएसपी के अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है। और डीपीएसपी किसी राज्य के ऊपर होते हैं, वो लागू करे या ना करे, ठीक है।
आर्टिकल 41 काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 41 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 48 हमने बताया कि अभी पढ़ाए थे हम, कृषि और पशुपालन से, ठीक है। और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के शिक्षण और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना, ठीक है, आरक्षण देके। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारतीय संविधान का कौन भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतरराज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 131, ठीक है, आर्टिकल 131 करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, चीज और क्लियर हो जाएंगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्य तथा अंतरराज्य विवादों से संबंधित उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग होंगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 135 हमें ये बताता है, ठीक है। और अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 130 क्या बताता है हमें? अनुच्छेद 130 बताता है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय की सीट जो कि बैठक के स्थान का प्रावधान, ठीक है। अनुच्छेद 130 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट यानी बैठक के स्थान का प्रावधान बताता है। आई होप यहाँ तक चीज लूंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्याग पत्र को और हटाए जाने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 94 में, ठीक है, अनुच्छेद 94 में, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने और पद त्याग देने या पद से हटाने संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 54 किससे लोकसभा से रिलेटेड हो गया? लोकसभा में रिलेटेड हो गया, जो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनको हटाना या उनके मतलब इस्तीफा देना, उसके बारे में, ठीक है। और अनुच्छेद 101 हमें पता है सीटों का रिक्त होना। और अनुच्छेद 84 बताता है हमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, ठीक है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता बताता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा इसमें दोनों को बताता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का अनुच्छेद 84 बताता है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, ठीक है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मैं होप कर रहा हूँ आपने कम से कम बेसिक कहीं से पॉलिटी पढ़ रखी होगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने इससे पहले पॉलिटी पढ़ा रखी है, वहां चाहे तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के निर्णय का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 262 करता है, अनुच्छेद 262, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के स्थगन के लिए कानून प्रदान कर सकती है, ठीक है, 262 के तहत कानून प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब जो इसके रिकॉर्ड्स होंगे, जो उसके जो 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 ये जो फैसले सुनाएगा जिस केस पे, तो उनको बाकी कोर्ट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, मतलब अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। विधानमंडल में क्या क्या आता है? एक तो हमारा विधानसभा आता है, विधानसभा, और एक विधान परिषद, उससे मिलकर इन दोनों से मिलकर बनता है विधानमंडल, ठीक है। हो यहाँ तक चीज क्लियर होंगी। और उनकी भाषा का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति, ठीक है, कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति, ठीक है। आयोग यहाँ तक चीज होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मृतत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? तो अनुच्छेद 42, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए थे अनुच्छेद 42 को। अनुच्छेद 42 यह अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवाधिकार परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान प्रावधान करने का निर्देश देता है। मतलब कि न्याय संगत, मतलब कि आप उतना ही काम कराएंगे जितना वो आदमी कर सकता है, और उसके पैसे आप देंगे। और जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन, आप उससे काम नहीं करा सकते। ये लगा ना, मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन से आप काम नहीं करा सकते, आपको वहां पे छुट्टी देनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है, पोषण स्तर को और ये करने के लिए। और ये डीपीएस भी होते हैं, इनको लागू करना या ना करना ये राज्य के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, वो संहिता, ठीक है। पहला राज्य था जिसने ये
यूसीसी लगाई थी, यूनियन सिविल कोड, किसने लगाई थी? पहला गोवा था, लेकिन ये कागजी तौर पे अच्छे से नहीं हुई थी। और स्वतंत्र भारत में लगाया, सबसे पहले लगाया था उत्तराखंड ने, ठीक है, जो एकदम प्रॉपर वे में लगाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 41, ठीक है। एक चीज हमें यहाँ से पता चली कि एसएससी जीडी में डीपीएसपी से काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो हमको डीपीएसपी पढ़ना है। डीपीएसपी ऐसा ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। वो भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ के मौलिक अधिकार पढ़ते हैं सीधे राष्ट्रपति को, लेकिन हमें डीपीएसपी को भी लेके चलना है, ठीक है। हमें अपना हर पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, जैसे कि एग्जाम में कहीं भी हरकत करें तो हम वहां पे अपने आप को मजबूत पाएं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के अंदर अंतर कार्य पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी आदि सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। और अनुच्छेद 45, 6 माह से कम आयु आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। 6 साल से कम के, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा। और अनुच्छेद 48 बताता है कृषि से, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे अनुच्छेद 41 को। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 10 थे, ठीक है। और इसके बाद 11 जोड़ा गया था हमारा, ठीक है। वो जोड़ा गया था 86 में, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का था, ठीक है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल, कितने? 10 को शामिल किया गया था। और 86वें संविधान संशोधन 2002, मतलब हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब छोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन से और 2002 वाले अमेंडमेंट से, ठीक है, 2002 वाले से, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये इस जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को माना जाता है। वास्तविक मुख्यमंत्री और नामात्र राज्यपाल, ठीक है। नामात्र राज्यपाल और वास्तविक होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है, कार्यकारी प्रमुख होता है, तथा राज्यपाल नामात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि वास्तविक शक्तियां राज्यों के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। मतलब ये राष्ट्रपति वाला सीन हो गया। मतलब राष्ट्रपति दिखते तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से राज्यपाल होता तो स्टेट का पावरफुल बंदा है, लेकिन उसकी उस वो भी मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, ठीक है। आयोग में यहाँ तक चीज लोग, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधान सभा के बहुमत दल के नेता के रूप में की जाती है, ठीक है। बहुमत दल का नेता मतलब एक समान में मतलब आगे, एक समान सबसे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य विधानसभा में, ठीक है। अनुच्छेद 164, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। विधानसभा के, ठीक है, विधान परिषद के, क्योंकि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है। विधान परिषद राज्य की मर्जी होती है। अगर उसको लगता है कि हमारी विधानसभा ज्यादा हमें लोड पड़ रहा है, तो वो एक मतलब नई उसकी स्थापना कर सकती है, विधान परिषद की स्थापना कर सकती है, ठीक है। हर स्टेट में विधान परिषद नहीं होती, लेकिन हर स्टेट में विधानसभा जरूर होती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान है, ठीक है। और विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं जहाँ पर 60 से कम सदस्य भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचित आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो 6 माह का 6 वर्ष का होता है, ठीक है। निर्वाचित इलेक्शन कमीशन कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और 65 वर्ष की इनकी आयु तक होती, लास्ट आयु आयु होती है, ठीक है। भारत के निर्वाचित आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, इनमें से जो पहले पूरा हो जाएगा वो हट जाएंगे, ठीक है। और भारत का निर्वाचित आयोग का संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 मार्क करेंगे, इंपोर्टेंट यहाँ पे इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। और अनुच्छेद 324 से 329, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाहकार प्रदान करता है? तो संघ सरकार को, क्योंकि क्योंकि ये केंद्र सरकार के लिए काम करता है, ठीक है।
भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, ये मैं बता दिया आपको। और अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है अपने पद पर, जब तक राष्ट्रपति चाहें। ठीक है, अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को किसी भी सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में तथा किसी समिति में जिसका वह सदस्य नामित हो बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु इस अनुच्छेद के तहत वह मत नहीं दे सकता। मतलब भाग तो ले सकता है, वहां बातें सुन सकता है, बातें बता सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो राज्य सरकार के लिए कौन बनाता है? राज्य का राज्यपाल। ठीक है, राज्य का राज्यपाल तो बनाएगा नियमावली। राज्य का राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों का सुविधाजनक संचालन के लिए राज्यपाल नियमावली बनाते हैं। ठीक है, और राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। ठीक है, राज्यपाल में निहित होती हैं, नाम मात्र की। 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान में कितने सदस्य थे? तो 209 रह गए थे। ठीक है, जब 209 रह गए थे। ठीक है, 31 दिसंबर 1947 तक संविधान में 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे, जिनमें से 12 भारतीय प्रांतों से चुने गए थे और 229 सदस्य और 29 रियासतों से मनोनीत और सदस्य थे। ठीक है, एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं, इसमें कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, जिनमें से 12 भारतीय प्रांतों से, ठीक है, चुने गए 229 सदस्य और 19 रियासतों से मनोनीत 70 सदस्य थे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ एरर लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको हम दोबारा देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। संविधान संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। ठीक है, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे दोनों चीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है? तो अनुच्छेद 46। भाई ये अनुच्छेद 46 कितनी बार पूछ लिया गया है, मतलब कि डीपीएसपी हमें खत्म करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, येलो बुक में। तो डीपीएसपी पढ़ लेना भाई, जहाँ पे आपके रिसोर्सेस हों। बाकी मैंने यह भी पढ़ा रखा है, वहां से पढ़ सकते हैं आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 यह प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितें, मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा तथा सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 हमने पढ़ चुका, कृषि संबंधित है। और अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विधान सभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है? संसद। ठीक है, संसद संसद बढ़ाएगी, संसद। ठीक है, ये पावर सिर्फ संसद के पास है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है, बढ़ा सकती है। और संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 34, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्य के महाधिवक्ता की। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की। भारत में महाधिवक्ता का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। भारत में महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। जैसे कि केंद्र के लिए कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो राज्य के लिए महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, क्लियर। और यह संघ सरकार के स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान होता है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी चुने चुने जाने के योग्य होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज लगी होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? अभी हम पढ़ के आए थे अनुच्छेद 46। भाई कितनी बार रिपीट किया है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, ये काफी बार रिपीट किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा, का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 71वें। जनरली इसको लोग पढ़ते नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले होते हैं चुनाव से रिलेटेड, ओनली चुनाव से रिलेटेड, वो किसके पास है? अनुच्छेद 71 के तहत संसद के पास है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं एक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच तथा निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। 58 क्या बताता है? राष्ट्रपति योग्यता बताता है। 74 बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 बताया जाता है कि कार्यपालिका की समझ शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं तो होंगी, लेकिन जैसे आप अनुच्छेद 74 पढ़ते हैं, वहां पर राष्ट्रपति नाम मात्र का लगने लगता है, क्योंकि ये सलाह पे काम करेगा मंत्रिपरिषद की। ठीक है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन। ठीक है, निर्वाचन मंडल का गठन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 37, क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य यानी डीपीएसपी से संबंधित है? तो अभी हम पढ़ के आए थे इसे। स्मारकों का कहाँ गया वो? स्मारकों का ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मतलब बहुत सारे मॉन्यूमेंट होते हैं, जैसे कि कोई मस्जिद हो गई या फिर कोई ऐसा कोई मीनार हो गया, वहां पर लिख देते हैं आई लव प्रिया, ऐसे कुछ लिख देते हैं। इन सब का संरक्षण करना ये किसने बताया कि कौन से 49 आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, इससे सजा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर आता है, और डीपीएसपी लागू करना ना करना उस राज्य के ऊपर है। उस राज्य में डीपीएसपी लागू है तो इसके तहत सजा मिलेगी। जिसने भी वहाँ आई लव यू प्रिया या कुछ भी लिख दिया, वहां पर उसको सजा मिलेगी। लेकिन अब आप ऐसे लिख देते हो, वहां चले जाते हो, आपका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक दायित्व होगा कि वह कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को जिसे संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो, क्षति विरूपण विनाश हटाने जाने या वयन या निर्यात से जैसे भी मामले से सुरक्षित होगा। ठीक है, इसको सुरक्षित रखना है इसको। ठीक है, जो स्मारक होती है। अनुच्छेद 38, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38। इतने अनुच्छेद हो गए याद में, दिमाग में अनुच्छेद चल रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? तो 86वें संविधान में जो पता चला, जो 2002 में हुआ था, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, मुफ्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अभी भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में शायद 26 की पहले शिफ्ट में पूछा गया, ये क्वेश्चन 26 की पहले शिफ्ट में पूछा गया था शायद, या फिर 18 की पहले शिफ्ट में पूछा गया था शायद, मुझे जितना याद है। 1988 में होता है 61वां संविधान संशोधन। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी? 18 वर्ष कर दी गई। और इस टाइम पीएम कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, पीएम कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, किस संविधान संशोधन में? 42 में। 44 नहीं करना है, हमें करना है 42। ठीक है, 42 था वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक और पॉइंट इसका। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, पंचायती राज भी होंगी, ये बताता है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत से। ठीक है, भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 25 करता है। ठीक है, ठीक है, 25 करता है, क्योंकि 25 से शायद मे बी 29 तक है शायद। अभी जब मौलिक अधिकार आएंगे हम वहां पर और डिटेल में क्लिक करेंगे, वहां बताता है कि धर्म से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, मतलब किसी भी प्रकार अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी।
चाहे मैं किसी धर्म को मानूं, मैं इस्लाम धर्म को मानूं, किसी धर्म को मानूं, ठीक है। और धर्म को आबद्ध रूप से आबद्ध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध में स्वतंत्रता, ठीक है, आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, रैली निकालना, कुछ निकालना, उसकी स्वतंत्रता है आपको। और 27 में है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करो, यानी टैक्स फ्री, ठीक है, टैक्स फ्री, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आप मंदिर में जो चढ़ावा आएगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और 28 देगा कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है, कि आप मतलब गुरुकुल गुरुकुल की स्थापना करें, वहां पे अपने धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं, इसका भी प्रावधान है आर्टिकल 28 के तहत। क्वेश्चन नंबर 40, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिका के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए राज्य का चुनाव उत्तरदायी है, ठीक है। और 74वां संविधान कब हुआ था? 1992 में, ठीक है, द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जो 12वीं अनुसूची किससे? नगर पालिकाओं से, ठीक है। इसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। राज्य के मुख्य योजना आयोग के रूप में काम करता है मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भारत में स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्र का सर्वगीण विकास करने के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कब गई थी? 15 मार्च 1950, ठीक है। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, ठीक है, क्योंकि योजना आयोग समाप्त कर दी, क्योंकि हमारी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई थी, उसकी जगह पे हम नीति आयोग का अपना लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो कौन लेता है? राज्यपाल लेता है, ठीक है। किसी को हटाना है, किसको रखना है, वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्यपाल राज्य के चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक अपना पद धारण करता है, ठीक है। और राज्यपाल पश्चात पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, किंतु वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री में होती है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या का अंतिम प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायिक समीक्षा के मध्य से संबंधित रक्षा करता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, लेकिन हर स्टेट का एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय बोलते हैं और हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन से, ठीक है। इसको कानूनी अधिकार बना दिया, 300 काम है जो हम पहली लाइन में पढ़ के आए थे। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार 300 ए, यार ऐसे का बोल सकते हैं, के तहत कानूनी अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि 7 थे पहले, अब संपत्ति का हटा दिया है, ठीक है। और 52 संविधान संशोधन 1985 जो हम पढ़ चुके आए थे, दल बदल से, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून को लागू किया, जो संसद और विधानसभा सदस्यों को पार्टी बदलने से रोकता है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1988, मतदान की आयु 21 से 18 है, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ चुके हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1919 का
बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है। और 1909 वाले को हम बोलते हैं मार्लिमेंटो सुधार, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है, जाता है कि सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति भारत के तत्कालीन राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं: प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, ठीक है, और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना, मतलब यूपीएससी की स्थापना, ठीक है, यूपीएससी की, ठीक है, और केंद्र और प्रांत में शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के प्रमुख, ठीक है, और वो नहीं होंगे तो उनके बाद जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होंगे, वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, उनसे उनसे दिलाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रशासन तक अपना पद धारण करता है। उससे पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल के पद के लिए पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी लेनी करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची है जो शक्तियों का बंटवारा करती है, 7वीं है, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसे शक्तियों के विभाजन के रूप में जाना जाता है, यह अनुसूची केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण की परिभाषा करती है, ठीक है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, संबंधित सूची, ठीक है। संघ सूची, इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, ठीक है। और राज्य में सिर्फ राज्य को अधिकार होगा और संवर्ती में दोनों मिक्स बनाएंगे, केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, ठीक है। होप यहाँ तक ठीक लगूंगी। दोनों सरकार बना सकते हैं, लेकिन परंतु अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होगा, मतलब इसमें पावर ज्यादा केंद्र सरकार को है, ठीक है। संवर्ती सूची में भी अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? अभी हम पढ़ के आए थे 48A, ठीक है, 48 अभी हम पढ़ के आए थे इसको पहले ही। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं होती? तो रिट जारी करना, रिट जारी करना नहीं होती, क्योंकि रिट तो मौलिक अधिकार में होती है और इसके अतिरिक्त आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां हैं: न्यायिक शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं और अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती हैं। और भारत में रिट जारी करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 256 के तहत, ठीक है, होती है, जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। रिट 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये मैंने बहुत डिटेल में कहा रखा है मेरी पॉलिटी वाली क्लास में, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। बाकी आपका कोई बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। और भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं और उस टाइम पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। योजना योजना आयोग भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक मतलब है कि एक्स्ट्रा है, मतलब कि इसका संविधान में वर्णन नहीं है, इसको एक्स्ट्रा लाया गया था जिससे कि जिस चीज की कमी है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हम पढ़ चुके हैं। इस विभाग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास।
मैंने ट्राई किया आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लास में याद कराने का। और कैसी लगी क्लास आपको? पॉलिटी के भाई इस बुक से अब बाहर तक कुछ जाना नहीं है, क्योंकि इस बुक में इतना डाटा है भाई, बहुत डाटा है, मतलब कि बेस्ट बुक बना रखी है। जीडी जैसे एग्जाम को तो ये उड़ा कर रख देगी। आप इस बुक को 2 बार पढ़ लेना, ठीक है? और मैं जो मेरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लास लेने के बाद 10 मिनट कुछ और कर लीजिए, या कुछ कहीं घूम के आ जाइए, थोड़ा टहल के आ जाइए, बुक उठाइए, सब कुछ फोन साइड रखिए, और इस पे जो 50 क्वेश्चन है मैंने पढ़ाए आपको, ओनली रिवाइज मार दो, ओनली रिवाइज मार दो, एक 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 सर निगाह से रिवाइज मार दो। जब कल के दिन उठोगे तो एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे रिवाइज मार दो, सब कुछ क्लियर। फिर कुछ दिन बाद इसी वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर तो सारी चीज़ पक्का हो जाएँगी, पक्का, ठीक है? फिंगर टिप्स हो जाएँगी, फिंगर टिप्स। लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं करना बेमन से करना है, ये करना है अपने मन से, ठीक है? ऐसे नहीं बेमन से कि मतलब मैं कर रहा हूँ ऐसे ही, पढ़ रहा हूँ तो रीड करने के लिए बोला तो मैं रीड कर रहा हूँ बस, कुछ याद नहीं कर रहा। एकदम मन से, धैर्य से, धीरे-धीरे, ठीक है? सब कुछ कवर हो जाएगा भाई। और 23 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है भाई, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं रिवीज़न कर रहा हूँ, वरना मैं और अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता। लेकिन हाँ, जितना मेरे से हुआ है मैंने उतना एक्सप्लेन किया है। बाकी ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए कैसी लगी क्लास आपको मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब वीडियो को नहीं करते, चैनल को करते हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है? बाकी अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं इसकी पॉलिटी क्लास और जल्दी लाने ट्राई करूँगा, ठीक है? मेरे पास अभी रिसोर्सेज़ का अभाव है, मेरे पास सिर्फ़ एक फ़ोन है, जिससे मुझे एडिटिंग भी करनी होती है इस क्लास की। लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा, उसकी टेंशन मत लो आप, मैं डाल दूँगा। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? बाकी क्लास कैसी लगी और कुछ क्लास में याद हुआ, नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, 23 फरवरी को एम मान के रखें अपना, ठीक है?